तो पाई नेटवर्क को लेकर एक बड़ी दिलचस्प हलचल हो रही है। उनके टेस्टनेट पर अब आप टेदर यानी यूएसडीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहली नज़र में ये सुनने में सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट लगता है, लेकिन यहाँ बात उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसकी यूजर्स की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान है। कोई कहता है 3.5 करोड़, कोई 7 करोड़ तक बताता है। इतने बड़े पैमाने पर एक छोटा सा टेस्ट भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत होता है। तो सवाल ये है कि पाई नेटवर्क इस कदम से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, और आज हमारी चर्चा का मकसद इसी संकेत को समझना है। ये यूएसडीटी इंटीग्रेशन सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये पाई की पूरी फिलॉसफी का एक आईना है। क्या ये प्रोजेक्ट अपने लंबे माइनिंग फेज से निकलकर एक असली व्यवहारिक अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है? हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, इसके टेस्टनेट के जरिए, इसके ऐप इकोसिस्टम की महत्वाकांक्षाओं को देखकर, और हाँ, पर्दे के पीछे चल रही तकनीकी तैयारियों को समझकर। ठीक है, तो चलिए इस बात को जरा खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि टेस्टनेट पर यूएसडीटी आ गया है, तो इसका असल में जमीन पर मतलब क्या है? क्या लोग अब डॉलर से पाई खरीद बेच सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। ये असली यूएसडीटी नहीं है, ये एक सिमुलेटेड या कह सकते हैं एक नकली यूएसडीटी है। अच्छा। सोचिए कि पायोनियर्स यानी पाई के यूजर्स को एक वीडियो गेम में इस्तेमाल करने के लिए मोनोपोली वाले पैसे दिए गए हैं। वे अपने टेस्टनेट वॉलेट में इस नकली यूएसडीटी से लेन देन कर सकते हैं, उसे नकली पाई कॉइन से बदल सकते हैं, लिक्विडिटी पूल में डाल सकते हैं, सब कुछ असली जैसा, पर बिना किसी असली पैसे के जोखिम के। तो ये डीफाई के लिए एक तरह का फ्लाइट सिम्युलेटर है, मतलब यूजर्स को असली प्लेन उड़ाने से पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स तो सीधे ही यूजर्स को मैदान में उतार देते हैं। बिल्कुल, और यहीं पाई का अलग दृष्टिकोण सामने आता है। उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो कोई क्रिप्टो का विशेषज्ञ नहीं है। उनका लक्ष्य वो करोड़ों आम मोबाइल यूजर्स हैं जिन्होंने शायद लिक्विडिटी पूल जैसा शब्द भी ना सुना हो। तो ये इंटीग्रेशन उन्हें डीफाई की जटिल दुनिया से परिचित कराने का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। और साथ ही ये डेवलपर्स के लिए भी एक सैंडबॉक्स है। वे मेन नेट लॉन्च से पहले अपने ऐप्स और डीफाई टूल्स का परीक्षण कर सकते हैं, खामियों को दूर कर सकते हैं, ताकि जब सिस्टम पूरी तरह से लाइव हो तो सब कुछ मक्खन की तरह चले। और उन्होंने यूएसडीटी को ही क्यों चुना? मेरा मतलब है, बाजार में तो और भी कई स्टेबल कॉइन्स हैं। यूएसडीटी को चुनना एक बहुत ही सोचा समझा एक रणनीतिक फैसला है। ये दुनिया की सबसे जानी मानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टेबल कॉइन है। सही। ये क्रिप्टो की अस्थिर दुनिया और पारंपरिक वित्त की स्थिर दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करती है। तो इसे अपने टेस्टनेट में लाकर पाई अपने यूजर्स को एक ऐसी भाषा सिखा रहा है जिसे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री समझती है। ये पाई के इकोसिस्टम में एक असली डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि उधार देना, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो वे यूएसडीटी जैसी चीजों को अपने सिस्टम में ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाई की कोर टीम जानबूझकर बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होने से बच रही है। अगर वे खुद को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो ये तो एकदम उल्टा कदम लगता है ना? असामान्य। ये तो क्रिप्टो की दुनिया में लगभग अनसुना है। 2017 के आईसीयू बूम से लेकर अब तक फॉर्मूला एक ही रहा है। हाइप बनाओ, किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट करो और शुरुआती निवेशक अपना मुनाफा लेकर निकल जाएं। हाँ बिल्कुल। पाई इस पूरे मॉडल को उलट रहा है। वे कह रहे हैं कि हमारी करेंसी की कीमत सट्टेबाजी से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि आप इससे असल में क्या खरीद और बेच सकते हैं। ये या तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है या फिर ब्लॉकचेन की दुनिया में अगली क्रांति की शुरुआत। लेकिन क्या ये मॉडल तोड़ना समझदारी है, या फिर वे सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बड़े एक्सचेंज उन्हें लिस्ट ही नहीं करना चाहते? कहीं ये मजबूरी को रणनीति का नाम देना तो नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और समुदाय में इस पर काफी बहस भी होती है। आलोचकों का यही कहना है। लेकिन अगर हम पाई टीम के नजरिए से देखें तो उनका तर्क यह है कि समय से पहले लिस्टिंग प्रोजेक्ट को मार सकती है। जैसे ही टोकन एक्सचेंज पर आता है, उसकी कीमत सट्टेबाजों के हाथ में चली जाती है, भारी उतार चढ़ाव आता है और फिर सब बेचकर निकल जाते हैं। बिल्कुल। जो शुरुआती यूजर्स सिर्फ पैसा बनाने आए थे, वो अपने सारे कॉइन बेचकर निकल जाते हैं, जिससे कीमत धड़ाम हो जाती है। एक फंक्शनल इकोसिस्टम पहले बनाकर वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब पाई कॉइन की कोई कीमत तय हो तो वो सिर्फ प्रचार पर नहीं बल्कि उसकी असली उपयोगिता पर आधारित हो। अगर वे जानबूझकर एक्सचेंजों से दूर रह रहे हैं
तो इसका मतलब है कि वे इस DApp इकोसिस्टम पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। तो जमीन पर यह कैसा दिखता है? क्या ये असली काम करने वाले एप्स हैं या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं? जमीन पर ये अभी कह सकते हैं शुरुआती चरण में है, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। स्रोत बताते हैं कि उनका लक्ष्य 100 डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यानी DApps का इकोसिस्टम बनाना है। और ये सिर्फ फाइनेंस वाले एप्स नहीं है। कुछ उदाहरण जो सामने आए हैं वो दिखाते हैं कि वे एक पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं। हाँ है। जैसे कि पिडोगो ट्रैवल है, एक ट्रैवल ऐप जहां यूजर्स पाईकॉइन का इस्तेमाल करके होटल और फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। अच्छा। फिर डाबिया मॉल है, जो एक अमेजॉन जैसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां कई विक्रेता सामान के बदले पाए स्वीकार करते हैं। और एक और दिलचस्प ऐप है मैप ऑफ पाए, जो आपके आसपास के उन दुकानदारों और सर्विस प्रोवाइडर्स को दिखाता है जो पाए में पेमेंट लेते हैं। इससे एक लोकल जमीनी अर्थव्यवस्था बनती है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पाए से होटल बुक करना, सामान खरीदना। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये ऐप्स वाकई में अच्छे हैं या ये सिर्फ मौजूदा वेबसाइट्स के ऊपर एक पाए पेमेंट का बटन लगाकर बनाए गए हैं? क्योंकि एक सफल इकोसिस्टम सिर्फ ऐप्स की गिनती से नहीं बनता, उनकी क्वालिटी से बनता है। क्या इस बात का खतरा नहीं है कि ये 100 DApps का इकोसिस्टम सिर्फ बेकार ऐप्स का एक डिजिटल कबाड़खाना बनकर रह जाए? और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। सूत्रों में इस बात का साफ जिक्र है कि समुदाय में भी कुछ लोग संदेह करते हैं कि क्या वे वाकई 100 उच्च गुणवत्ता वाले डैप्स बना पाएंगे। एक ऐप बनाना और एक ऐसा ऐप बनाना जिसे लाखों लोग रोज इस्तेमाल करना चाहें, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ वित्तीय साधनों के बारे में नहीं है, ये एक आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में है। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसमें असफल होने का जोखिम भी उतना ही बड़ा है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे गंभीर डेवलपर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर कैसे आकर्षित करते हैं, न कि सिर्फ शौकिया लोगों को। तो एक बेहतरीन ऐप इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको बेहतरीन डेवलपर टूल्स और एक मजबूत तकनीकी नींव की जरूरत होती है। इस मोर्चे पर क्या हो रहा है? इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है और कुछ डेवलपमेंट्स तो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। पहला है टेस्टनेट पर PyDX और AMM यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर का विकास। यूजर टेस्टिंग के आधार पर इसमें लगातार सुधार किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए वे लिक्विडिटी को पाई आधारित पेयर्स के आसपास केंद्रित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ज्यादातर ट्रेडिंग पाई के बदले में ही करेंगे। ये पाई कॉइन को इकोसिस्टम के केंद्र में रखता है और अस्थिरता को कम करने में मदद करता है। एक मिनट, मैंने स्रोतों में एक और दिलचस्प चीज पढ़ी। वे टोकन्स को मार्केट कैप के बजाय लिक्विडिटी के आधार पर रैंक करने की योजना बना रहे हैं। मैंने तो हमेशा मार्केट कैप से ही रैंकिंग सुनी है। इसका असल में मतलब क्या हुआ? ये एक बहुत ही चालाक कदम है। पारंपरिक क्रिप्टो में मार्केट कैप यानी कीमत गुणा सप्लाई से रैंकिंग होती है, जिसमें आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। अच्छा। आप किसी टोकन की कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाकर उसे टॉप पर दिखा सकते हैं। लिक्विडिटी के आधार पर रैंकिंग का मतलब है कि उस टोकन को प्राथमिकता मिलेगी जिसमें असल में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ये उन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देता है जिनकी असली उपयोगिता है, ना कि सिर्फ जिनकी मार्केटिंग अच्छी है। ये इकोसिस्टम को ज्यादा स्वस्थ रखने का एक तरीका है। ये सुनने में तो गेम चेंजर लगता है। लेकिन फिर वही सवाल, डेवलपर्स आएंगे कहाँ से? क्या उन्हें ब्लॉकचेन कोडिंग का विशेषज्ञ होना पड़ेगा? यहीं पर दूसरा बड़ा डेवलपमेंट आता है, ऐप स्टूडियो अपग्रेड। वे डेवलपर्स के लिए ऐप बनाना अविश्वसनीय रूप से आसान बना रहे हैं, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें कोडिंग का कोई खास ज्ञान नहीं है। वे ऐसे टूल बना रहे हैं जिनसे आप कुछ ही क्लिक में अपने ऐप में टेस्ट पाई पेमेंट्स जोड़ सकते हैं। उन्होंने विज्ञापनों के जरिए ऐप्स को डिप्लॉय करने का विकल्प भी दिया है। यह सब डेवलपर्स के लिए एंट्री बैरियर को बहुत कम कर देता है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है तो मैं बिना किसी बड़ी टीम या फंडिंग के अपना ऐप बनाकर करोड़ों यूजर्स के सामने पेश कर सकती हूँ। लेकिन फिर से वही चिंता, अगर कोई भी ऐप बना सकता है तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? ये एक वाजिब चिंता है। ये लोकतंत्रीकरण और क्यूरेशन के बीच का एक क्लासिक संतुलन है। फिलहाल उनकी रणनीति ज्यादा से ज्यादा विचारों और प्रयोगों को प्रोत्साहित करने की लगती है। शायद वे उम्मीद कर रहे हैं कि समुदाय खुद ही अच्छे ऐप्स को ऊपर लाएगा और बुरे ऐप्स को नकार देगा, जैसा कि किसी भी ऐप स्टोर में होता है। लेकिन हाँ, भविष्य में क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ी चुनौती होगी। और इन सबके नीचे जो मुख्य टेक्नोलॉजी है, क्या वो भी इस बड़े विजन के लिए तैयार है? हाँ, और ये तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका बेस प्रोटोकॉल भी लगातार मजबूत हो रहा है।
हाल ही में स्टेलर प्रोटोकॉल V25 का अपग्रेड मेननेट पर लाइव हुआ है। अब ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, पर इसका एक फीचर है एक्सरे। एक्सरे? हाँ, जो जीरो नॉलेज प्रूफ्स का इस्तेमाल करता है। जीरो नॉलेज प्रूफ, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। सोचिए कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपके पास कार चलाने का लाइसेंस है, लेकिन आप अपना नाम, पता या जन्मतिथि नहीं दिखाना चाहते। जीरो नॉलेज प्रूफ एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जो आपको ठीक यही करने की अनुमति देती है। आप सिर्फ ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, मेरे पास लाइसेंस है, बिना कोई निजी जानकारी दिए। जब आप इस तकनीक को ब्लॉकचेन लेनदेन पर लागू करते हैं, तो आपको उच्च स्तर की प्राइवेसी और सुरक्षा मिलती है। यह नेटवर्क को ज्यादा सक्षम और सुरक्षित बनाती है। तो इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास एक USDT टेस्ट है जो यूजर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। एक ऐसी रणनीति है जो एक्सचेंजों के बजाय DApps पर दाव लगा रही है, और पर्दे के पीछे बड़े तकनीकी अपग्रेड हो रहे हैं। यहाँ अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब किस दिशा में जा रहा है? अंतिम लक्ष्य है ओपन मेननेट। अभी पारे एक एनक्लोज्ड मेननेट में है, जिसका मतलब है कि ये एक बंद बगीचे की तरह है। बंद बगीचा। पाई को बाहरी ब्लॉकचेन या एक्सचेंजों से नहीं जोड़ा जा सकता। रणनीति यह है कि इस बंद बगीचे के अंदर पहले सब कुछ तैयार कर लिया जाए। टेस्टनेट का इस्तेमाल करके करोड़ों KYC वेरिफाइड यूजर्स, जिनकी संख्या लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच बताई जाती है, उनको इन नए टूल से परिचित कराया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से गेट खोलने से पहले सिस्टम स्थिर, सुरक्षित और उपयोगी हो। ये समझ में आता है। एक साथ सब कुछ खोल देने से अराजकता फैल सकती है, लेकिन क्या किसी और ने भी ऐसा किया है, या पाए यहाँ भी अपना एक नया रास्ता बना रहा है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो पाए कहीं ना कहीं इथेरियम और सोलाना जैसे प्लेटफॉर्म्स की शुरुआती रणनीति को ही दोहरा रहा है। उन प्लेटफॉर्म्स ने भी नेटवर्क प्रभाव पैदा करने के लिए सबसे पहले डेवलपर टूल्स पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? पाए ये सब एक मोबाइल फर्स्ट, बेहद यूजर फ्रेंडली दृष्टिकोण के साथ कर रहा है। उनका लक्ष्य एक बहुत व्यापक और कम क्रिप्टो जानकार ऑडियंस है। वो ब्लॉकचेन को आम आदमी के फोन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनकर एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। हम यहाँ एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके करोड़ों यूजर्स हैं, अपनी करेंसी है, और अब अपना ऐप स्टोर भी बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये अनजाने में एप्पल या गूगल का एक डिसेंट्रलाइज्ड विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बेहतरीन अवलोकन है। अनजाने में या शायद जानबूझकर वे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां करेंसी, एप्स और पहचान सब कुछ एक ही नेटवर्क पर हो और किसी एक कंपनी के नियंत्रण में ना हो। बेशक ये अभी एक बहुत दूर का सपना है। असली परीक्षा तो तब होगी जब मेननेट के गेट खुलेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये विशाल यूजर बेस जो सालों से सिर्फ दिन में एक बार ऐप पर माइनिंग का बटन दबाता आया है, क्या वो सच में इस DApp इकोसिस्टम में एक सक्रिय भागीदार बनेगा? क्या लोग वाकई में पाई से होटल बुक करेंगे या सामान खरीदेंगे? असली परीक्षा तो वहीं होगी। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को संक्षेप में समझते हैं। पाई नेटवर्क का हालिया USDT इंटीग्रेशन सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है। और वो महत्वाकांक्षा है सिर्फ एक और सट्टा क्रिप्टो टोकन बनने के बजाय अपने विशाल मोबाइल यूजर बेस पर आधारित एक व्यवहारिक, उपयोगिता संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना। बिल्कुल, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। पहले वैल्यू बनाओ, बाद में एक्सचेंज पर लिस्ट करो। वे डेवलपर्स के लिए टूल तैयार कर रहे हैं और यूजर्स को धीरे धीरे बिना किसी जोखिम के DeFi की दुनिया में ला रहे हैं। ये एक लंबा खेल है, इसमें सालों लग सकते हैं और ये पूरी तरह से असफल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सफल होता है तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और अंत में एक विचार जिसके बारे में सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। सूत्रों में यह भी उल्लेख है कि पाई की टीम भविष्य में अपनी खुद की स्टेबल कॉइन, जिसे शायद पाई USD कहा जाएगा, और रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट या स्टॉक के टोकनाइजेशन की संभावना भी तलाश रही है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर करोड़ों वेरीफाइड यूजर्स वाला एक नेटवर्क अपनी डिजिटल करेंसी और वास्तविक ठोस संपत्तियों के बीच की खाई को सफलतापूर्वक पाट सकता है, तो ये आम लोगों के लिए पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह बाहर किस तरह के नए आर्थिक मॉडल खोल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आने वाले समय में नजर रखनी होगी। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, आपको जुड़ना होगा।
आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।